और अगर मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं किसी वजह से, वजूहत तो बहुत सारी हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और अमेरिका को अपना सदर तब्दील करना पड़ेगा। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप के खिलाफ एक मुआखजा या जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं वो आ जाए। और नॉर्मली फिर यही होता है कि जिस सदर को इम्पीच किया जाता है वो खुद ही रिजाइन करके चला जाता है। नादरीन, नेतन्याहू ने एक स्टेटमेंट दिया और ऐलान किया है कि 60% गजा पे इस वक्त इसराइली फोर्सेस कंट्रोल कर चुकी हैं, यानी गजा का 60% इलाका इसराइल के कंट्रोल में है। और वो कह रहे हैं जी बाकी जो एरिया है उसको हम मुस्तकबिल में देख लेंगे। अब बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद से लेकर अब तक जो आलमी सतह पे आवाजें उठती थी गजा के लिए, वो भी वैसे नहीं उठ रही। वजह क्या है? बोर्ड ऑफ पीस बन गया है, सारे मुस्लिम ममालिक उसके अंदर शामिल हो गए हैं, तो जो आवाजें अक़वाम मुत्तहिदा में या दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उठाई जाती थी, अब क्योंकि ये सारे खुद उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है जो गजा के मामलात को देख रहा है, तो वो उस शद और मत के साथ आवाज उठाई नहीं जा रही। बोर्ड ऑफ पीस ने मामले को दबाकर रख दिया है। जितना जुल्म और बर्बरियत गुज़िश्ता 3-4 सालों में हुई, बजाय कि उसका हिसाब लिया जाता, अब बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद जो आवाजें उठती थी वो बांध दी गई हैं, ऐसा दिखाई देता है। एक और काम जो इसराइल कर रहा है, इसराइल को फौरी तौर पे उसकी फौज को तैयार किया जा रहा है ताज़ा हमलों के लिए, और ये इसराइली अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसराइल अगले हफ्ते ईरान पर हमले की तवक्को कर रहा है। देखिए, अगर चीन फौरी तौर पे जंगबंदी के अमल को मुस्तकिल नहीं करवा सकता, तो फिर अमेरिका को और इसराइल को दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि जब जंग चल रही होती है ना, तब जंगबंदी करवाना और शराइत मनवाना आसान होता है। जब जंगबंदी होती है उस वक्त शराइत को मनवाना उतना आसान नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मरतबा दोबारा सिचुएशन एक्सेलरेट करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर चाइना मुदाखलत करके जंगबंदी करवाएगा और नई शराइत के मुताबिक मामला शायद तय हो जाएगा। ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है नादरीन आबना हुर्मुज़ में, और एक असलहे से भरा हुआ एक पूरा शिप वो काबू कर लिया। ये कैसे हुआ? ये बाकायदा बीबीसी के ऊपर इस पर खबर छपी हुई है कि खलीज ओमान में एक ऐसे जहाज को जो मुबैना तौर पे फ्लोटिंग आर्मरी यानी असला लेकर जाने के तौर पर काम कर रहा था, ईरानी फौजी एहलकारों ने इसको जब्त कर लिया है। और बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस तंजीम के मुताबिक ये जहाज अब ईरानी इलाकाई पानियों की तरफ लेकर जाया जा रहा है, जिसके अंदर असला था। असले की नौयत के बारे में पता नहीं चला, लेकिन ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पूरा बहरी जहाज जो असला वाला है लदा हुआ, इन रिपोर्टों के मुताबिक जो बीबीसी में भी छपी है, ईरान ने काबू कर लिया है और वो इस जहाज को अपने पानियों की तरफ, अपनी जमीन की तरफ लेकर जा रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर और है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो वफद गया ना चाइना में, वो अपने साथ अपने गैजेट्स नहीं लेकर गए, यानी अपनी जो जाती डिवाइसेस हैं जैसा कि मोबाइल फोन, जैसा कि लैपटॉप, वो इस तरह की बेशतर चीजें छोड़ कर गए। और इसकी वजह क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये दुनिया भर का मीडिया इसको चला भी रहा है। यानी चीन का जो दौरा है, इसमें एक डिजिटल खतरा महसूस किया जा रहा था। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन में अमरीकी वफद के अरकान जाती डिवाइसेस साथ नहीं लेकर गए। आला तरीन अमरीकी वफद के अरकान भी साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के खौफ का शिकार नजर आए, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अमेरिकन मीडिया दे रहा है, अरकान तो अपने फोन और लैपटॉप साथ लेकर ही नहीं गए, कई अरकान ने यह भी किया। अमरीकी हुकाम को खदशा है कि कहीं कोई चीनी सिक्योरिटी सिस्टम इनके जाती लैपटॉप्स और टेलीफोनों की जासूसी ना कर ले और इनका सारा रिकॉर्ड जो है उसको कंट्रोल ना कर ले। लिहाजा वो अपने लैपटॉप्स और अपने मोबाइल फोन्स और अपनी जो कीमती चीजें हैं जिनके अंदर उनका रिकॉर्ड है, वो लेकर उन्होंने ट्रेवल नहीं किया। चाइना की टेक्नोलॉजी से दुनिया के जो टॉप बिजनेसमैन हैं या दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसके टॉप ऑफिशियल्स भी चाइना के अंदर अपनी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से इतने खौफजदा हैं कि वो अपनी जाती डिवाइसेस भी नहीं लेकर गए कि अगर हम वहां ले गए तो पता नहीं क्या कुछ चाइना यहां से निकाल लेगा और उसके बाद वो चीजें हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकती हैं। नादरीन, एक और खबर पाकिस्तान से है। ये खबर कोई अच्छी नहीं है। बिलावल सरदारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने अपने दाएं बाएं लोगों को बिठाया हुआ था। एक तरफ उन्होंने राजा परवेज अशरफ साबिक वजीर आजम उनको बिठाया हुआ था, फिर एक तरफ उन्होंने शीरी रहमान को बिठाया हुआ था जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की सफीर भी रही हैं, जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी गालिबन रही हैं, और एक तरफ जो है वो बैठी हुई थी शादिया मरी साहिबा। शादिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक पुरानी कारकुन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कई मरतबा वो असेंबली में पहुंची हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर। तो शादिया मरी साहिबा को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने झाड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में, लाइव सारे मीडिया के सामने।
ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जिस तरीके से तज़हीक का निशाना बनाया बिलावल जरदारी ने, वो नामुनासिब था। यानी ये खातून के साथ जिस तरह बिलावल ने बात की, वो उनकी अपनी पार्टी की है, एक ही पार्टी में है, इकट्ठे ही हैं सारे, कोई आपस में मुखालफत भी नहीं है। या तो खातून उनके साथ बदतमीजी कर रही होती या उनके ऊपर चढ़ाई कर रही होती, या खातून उनके साथ कुछ ऐसी ज्यादती कर रही होती, तो चले वो आगे से रिस्पॉन्ड कर लेते इस तरीके से अपनी जुबान के साथ। लेकिन यहाँ पे तो वो खातून उनकी अपनी पार्टी की हैं। हुआ ये है कि बिलावल बड़ी होशियारी के साथ अपने आप को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से होने वाले एक सवाल से अलग कर रहे थे कि मुझे इल्म नहीं है कौन सा वजीर है, आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वहां शाजिया मरी ने लुकमा दे दिया। उन्होंने कहा जी स्टेट मिनिस्टर है, शायद वो राना सनाउल्लाह नहीं, वो नॉट वफाकी वजीर, वो खेल दास ने कहा है। तो साथ ही बिलावल ने कहा कि आई एम नॉट आस्किंग यू, मैंने तुमसे नहीं पूछा। नाजरीन, ये वाली तो बहस ही खत्म हो गई कि इमरान खान साहब ने जेल कैसे काटी। आज इमरान खान साहब के बेटे का एक इंटरव्यू आया, जुल्फी बुखारी का भी है। CNN के जर्नलिस्ट ने एक बाकायदा प्रोग्राम जारी किया है जिसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जेल को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। उनके बेटे ने ना एक जुमले में सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आई नो हिज कैरेक्टर, कि मैं उनके किरदार को जानता हूँ। इमरान खान इज़ वेरी वेरी हार्ड टू शेक, कि इमरान खान को तोड़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, आप नहीं तोड़ पाएंगे। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। बेटे से ज़्यादा बाप को कौन जानता है। तो ये वाली तो बहस ही खत्म हो गई ना कि इमरान खान ने जेल कैसी काटी, बहादुरी से काटी या नहीं काटी, वो अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा या नहीं डट सका, ये वाली बहस खत्म हो गई। आज अगर कोई ये कहता है कि इमरान खान से ज़्यादा बहादुरी से नवाज शरीफ ने या जरदारी ने जेल काटी, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इमरान खान साहब का मुकाबला इन लोगों से अब है ही नहीं। यानी ये तो अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है और पब्लिक को भी धोखा देने वाली बात है अगर कोई सवाल उठाए इस वक्त ये कि इमरान खान ने जेल कैसे काटी है। देखिए, इतनी सख्त जेल काटने के पीछे ना एक वजह यह है कि इमरान खान बेगुनाह थे। गुनाहगार आदमी जो होता है ना, वो कंप्रोमाइज हो जाता है। उसे पता है उसने गलत किया है, तो उसे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो बेगुनाह आदमी होता है वो डट जाता है अपनी बात के ऊपर। वो ये कहता है जब मैंने गुनाह किया ही नहीं तो मैं इसे कबूल क्यों करूं, ये जुल्म है, मैं इसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। उसे वजह मिल जाती है। तो जब भी नवाज शरीफ या जरदारी पकड़े गए तो उनके पीछे बहुत सारे जराइम थे, तो उन्होंने हमेशा कोशिश की कुछ भी करके। परवेज मुशर्रफ के दौर में डील करके पाकिस्तान से भाग गए, आसिफ अली जरदारी भी डील करके पाकिस्तान से चले गए, फिर ये दोनों मुआहदे करके पाकिस्तान वापस आए, फिर नवाज शरीफ दोबारा पकड़े गए तो डील करके भाग गए, फिर बीच में जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया वक्त सख्त आया तो ये भी भाग गए। तो इनकी ना भागने दौड़ने की बड़ी अच्छी तरबियत है, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। लेकिन पहली मरतबा एक लीडर ऐसा आया जिसने बड़ी इस्तकामत के साथ जेल काटी है। ये जो इंटरव्यू है इसके कुछ हिस्से मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान के बेटे ने, जुल्फी बुखारी ने, इन लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। इनमें से चंद चीजें मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। कासिम खान, इमरान खान के बेटे ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक फौजी आमिर के ज़ेरे साया है। आज़ादी इजहार और एहतजाज की हर आवाज को दबाने के लिए मुजाहिरीन के साथ सख्त और जालिमाना सलूक किया जा रहा है। ये इमरान खान को जड़ से मिटा देना चाहते हैं। 1992 के वर्ल्ड कप की फतह की सालगिरह पर उन्होंने तस्वीर जारी की, लेकिन उन्होंने इमरान खान की वर्ल्ड कप उठाने वाली तस्वीर जारी नहीं की। ये इमरान खान का चेहरा ब्लर कर देते हैं, ये एरेडिकेट कर रहे हैं, जो कि नामुमकिन है क्योंकि 95% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान होने वाले हर किस्म के एहतजाज के खिलाफ इंतहाई सख्त रवैया इख्तियार किया है, क्योंकि ये एक फौजी आमरीत है। इसलिए उन्हें किसी भी किस्म की आज़ाद आवाज़ या एहतजाज को दबाने के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। उन्होंने हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया। बाद औक़ात इन लोगों को भी यरगमाल बनाया गया जो इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लोग किसी हद तक असर डालने में कामयाब होंगे। एक सवाल उनसे किया गया कि इमरान खान शायद पाकिस्तानी रियासत की तारीख के सबसे मशहूर पाकिस्तानी है, क्या आपको क्रिकेट की दुनिया, खेलों की दुनिया या सियासी दुनिया से कोई हमायत मिल रही है? तो इस पर इमरान खान साहब के बेटे ने बड़ा तफसीली जवाब दिया। कासिम खान ने कहा कि हमें कई क्रिकेट कप्तानों की जानिब से हमायत जरूर मिली है। कभी कभार सियासत में मौजूद कुछ लोगों की जानिब से भी कोई ना कोई बयान सामने आ जाता है, लेकिन कुछ भी बड़ा नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसी चीज हुई है जिससे सूरत हाल में किसी नुमाया अंदाज में फर्क पड़ा हो। जब भी लोग वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आवाज उठाते हैं तो हमारे लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण पैदा होती है, लेकिन मैंने बहुत जल्द ये सीख लिया कि ये उम्मीद ज्यादा देर कायम नहीं रहती
और लोग दुनिया में होने वाले दूसरे मामलात की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। हकीकतन इसके लिए किसी की जानिब से बड़े और मौसर इकदाम की जरूरत है। लेकिन मैं ट्रंप जैसे लोगों की तरफ देखूंगा जिनके साथ हमारे वालिद के अच्छे ताल्लुकात थे। मैं समझता हूं कि जब पाकिस्तान में मौजूदा हुक्मरान उन्हें नोबेल अमन इनाम, क्रिप्टो करेंसी और कुदरती मादनियात की पेशकश कर रहे हों तो कारोबारी नुक्ता नजर से यह कहना समझ में आता है कि ठीक है, अब यही लोग पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्रोमाइज किया क्योंकि फायदे मौजूदा हुक्मरानों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन ये बदउनवान लोग हैं, ये ऐसे मुजरिम हैं जिन्हें कानून की हुक्मरानी और किसी किस्म की इज्जत और असूल की कोई परवाह नहीं है। ये अपने मुआहदों की पासदारी भी इस तरह नहीं करेंगे जैसे हमारे वालिद करते थे। मैं ये बात जाती नुक्ता नजर से नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि इमरान खान एक ऐसे शख्स हैं जो कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और मुनसिफाना मामलात पर यकीन रखते हैं। फिर कासिम खान ने अपने बारे में कहा, उन्होंने कहा जी मैं आज जितना परेशान हूं इससे पहले कभी इतना परेशान नहीं हुआ। इमरान खान से 5 महीने में जब आखिरी मरतबा हमारी गुफ्तगू हुई तो वो अपने इलाज और दीगर कैदियों के इलाज के हवाले से काफी परेशान थे। इन जेलों में कैदी हेपेटाइटिस की वजह से मर रहे हैं। इमरान खान की आंख का इलाज ना करवाना परफेक्ट मिसाल है। इमरान खान को 3 महीनों तक तकलीफ रही लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब हमारी इमरान खान साहब से बात हुई तो वो काफी बेचैन थे। ये जनाब इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान के बेटे ने इंटरव्यू दिया। इसमें जुल्फी बुखारी ने कहा कि कासिम खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान को लोगों के जहनों से ये जड़ से मिटा देना चाहते हैं। आज इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल लीडर है और मैं भी ये समझता हूं कि इमरान खान की जेल लंबी हो गई है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी है जितने वो आज मकबूल हैं, नवाज शरीफ, बिलावल, ये लोग कभी भी उतने मकबूल नहीं। ईरान के ऊपर हमला ना किया जाए और ईरान भी जवाबी तौर पे उन अड्डों पे हमला नहीं करेगा। वो ये कहते हैं कि ईरान ने हमेशा कोशिश की है अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने बातचीत की, लेकिन उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक पर हमला हम नहीं करेंगे जब तक कि वहां से हमारे ऊपर हमला नहीं किया जाता। उन्होंने ईरान के पड़ोसी ममालिक, खासतौर पे जो अरब ममालिक हैं, उनसे माफी भी मांगी और इस अज़म का इजहार किया कि ईरान मुज़ाहमत जारी रखेगा। देखिए, समझने की बात है, वो कह रहे हैं आपसे माफी चाहते हैं, आपसे माजरत चाहते हैं कि आपके मुल्क पे हमें बम मारना पड़ता है, लेकिन हम अमरीकी अड्डों पे मारते हैं। आप अमेरिकन को रोकेंगे वो आपके मुल्क में बैठ के हमें ना मारे, तो हम भी वापस नहीं मारना चाहते, लेकिन जब हमें मजबूरन मारना पड़ता है तो हम आपसे माफी चाहते हैं। तो ईरान का ये तरीकाकार आप गौर कर लीजिए कि वो अरब ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ना भी नहीं चाहता और अपना रिटेलिएशन भी करना चाहता है, जवाबी कार्रवाई भी करना चाहता है। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप ने माफी कह दिया और यकीन दहानी कह दिया कि ईरान दोबारा हमला नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि ईरान को अब ज्यादा हमला करने की जरूरत रहेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है मेरे पास, ये देखें। और ये खबर अमेरिका से आ रही है। साबिक CIA तज्जियाकार लैरी जॉनसन, इन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये एक नहीं, 10 किस्म के लोग इंकशाफ कर रहे हैं। पहले तो हम आपको दे रहे थे इंटरनेशनल खबरों से, लोकल सोर्सेज के जरिए से। अब अमेरिका का मीडिया, अमेरिका के सियासतदान और उनके दिफाई तज्जियाकार और साबिक अहलकार वो खुद बताना शुरू हो गए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या मशरिक़ वस्ता में। उन्होंने बताया कि अमेरिकी अवाम को जंग की असल सूरत हाल के बारे में गुमराह किया जा रहा है। उनके मुताबिक ईरान ने 5 जदीद अमेरिकी रडार तबाह कर दिए हैं। इनमें से 2 की मालियत $1 अरब फी थी, यानी $1 अरब का था वो, और 3 थार्ड मिसाइल की दिफाई बैटरियां तबाह हो चुकी हैं जो अमेरिका के आलमी जखीरे का तकरीबन 30% है। यानी अमेरिका का 30% जो है वो दिफाई बैटरियां वो भी तबाह हो गई हैं। एक हफ्ते में तकरीबन $4 अरब के रडार सिस्टम हमारे जाया हो चुके हैं। बहरीन में अमेरिकी बहरी तनसीबात तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अमेरिकी फिजाई दिफा तकरीबन अंधा हो गया है उस रीजन में, यानी मिडिल ईस्ट में। आने वाले हमलों की वार्निंग 30 मिनट से कम होकर तकरीबन 1 मिनट रह गई है। यानी जो हमें पता चलता था 30 मिनट पहले कि वहां से मिसाइल निकल रहे हैं, आ रहे हैं, हम पे हमला करेंगे, वो अमेरिकन को अब पता चलता है 1 मिनट पहले। जॉनसन के मुताबिक ईरान को अब रूस और चीन की वो हमायत हासिल है जो पहले कभी भी हासिल नहीं थी। ये तनाज़ा वसी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुजफ्फराबाद का, क्योंकि ये पूरा डिवीजन है और वहां पे लोगों ने हड़ताल की हुई है, लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, खवातीन, बच्चे, सब लोग सड़कों पे हैं, बुजुर्ग सड़कों पे हैं। और रावला कोट की तरह वहां पे भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर एहतजाज किया है। लोग शौकत नवाज मीर की आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं,
जबकि जो उनके मुतालबात हैं उनके हक में मुजाहरे कर रहे हैं। वहाँ गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार 2 दिन तक, और गोली और शेलिंग के नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इतलात हैं उनमें जो पहली इतला आई थी उसमें 8 लोग शहीद हो गए थे मजीद, जबकि जो जख्मी हुए उनकी तादाद दर्जनों है, यानी 40 से ज्यादा लोग बताए जा रहे थे कि जो जख्मी हो गए थे। अब जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कुल मिलाकर ये बताते हैं कि उनके 100 के करीब लोग शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता 2 महीनों में, और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर अलग से किया गया, उनके इलाज पे पाबंदी लगाई गई, उनकी खुराक को बंद किया गया, उनकी अद्वियात को बंद किया गया, अस्पतालों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके मनवाना चाह रहे थे, उनके मुतालबात भी तस्लीम नहीं किए गए। तो अब आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, सारे अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, ये निज़ाम वोटर्स को कहाँ से लेकर आएगा, जो वोटर्स आकर वोट डालेंगे, क्योंकि वोट तो देखिए लोगों ने डालने हैं, वोट तो कोई हवा से तो आकर डालेंगे नहीं, कोई जन्नात तो वोट डाल नहीं सकते। हाँ ये जरूर है कि वो जन्नात से फॉर्म 47 जारी करवा देते हैं और जाली फॉर्म 47 के ऊपर अपने उम्मीदवार को जितवा देते हैं, लेकिन जो रियल वोट है या वोटर्स हैं उनकी कतारें हैं, लोगों का जो जोशो खरोश है वो कैसे बताएंगे। मुजफ्फराबाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग शायद मीरपुर डिवीजन से ज्यादा बेहतर होगी। हालात काफी पतले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। बिलावल ने बहुत सारे झूठे वादे किए और अभी एक नया लोगों को ट्रक की बत्ती है। पिछले जो इलेक्शन का मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले बिलावल ने कुछ लोगों को आसरे दिए थे, कुछ झूठे वादे दावे किए थे। अब दोबारा से उन्हीं वादों और दावों को दोहराया कि कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी खत्म होनी चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होनी चाहिए। ये काम तो उसकी हुकूमत है, बिलावल की करता क्यों नहीं है। खाना और अद्वियात और जरूरी सामान उन तक पहुंचना चाहिए तो बिलावल की गवर्नमेंट है, बिलावल ये क्यों नहीं करता। तालीम, कारोबार, रोजगार दोबारा मामूल पर आना चाहिए तो बिलावल क्यों नहीं करता। क्यों बिलावल ने वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाया हुआ है। क्यों बिलावल ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिलवाया। क्यों बिलावल ने और उसकी जमात ने जो है इनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रख दिया। क्यों बिलावल और उसकी जमात ने जो है वो इतना घिनौना ऑपरेशन भी किया। और ये सारी ये हरकतें तो इनकी अपनी हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत इनका साथ दे रही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली सच और मफामत के कमीशन के क़याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो ये बिलावल ने कहा जी हम मफामत करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हम कमीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लाशें भी गिराते चले जा रहे हैं। अब उसने कहा जी कि एहतजाज और कार्रवाई का सिलसिला फौरन मुअत्तल हो। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हर मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा और यही कश्मीर में अमन का रास्ता है। अगर आप सब इत्तफाक करते हैं 2 अगस्त को यानी आज के दिन में तीर पर मोहर लगाएं। ये बिलावल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। यानी सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसे, तो वोट के लिए बिलावल का ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दिया। डीजी ISPR ने कश्मीर के बारे में जो बातें की थी अब कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से उसके ऊपर जवाब आ रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नजीर कश्मीरी ने कुछ चीजों पे जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जो DG ISPR ने हवाला दिया हम उसकी तारीफ करते हैं और उसे खुशाइन करार देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर का मसला पूरा हल किया जाए। यानी आज़ाद और जम्मू कश्मीर जो सारा का सारा एरिया है जो इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है, इस सारे का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के जरिए से किया जाए। लेकिन वो कहते हैं साथ ही पाकिस्तान का हिस्सा जब इन्होंने कश्मीर को करार दिया DG ISPR ने, तो ये फैक्चुअली गलत है इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक अलग और मुतनाज़ खित्ता है और एक अलग रियासत है जिसके शहरियों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है या उन्होंने अपना एक आज़ाद मुल्क रखना है। तो एक्चुअली तो वो ये सिचुएशन है। वो कहते हैं जी आप इसको गड़बड़ ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने बदतरीन हालात पैदा किए थे मकबूजा कश्मीर में, गुज़िश्ता 2 माह से आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए वो भारत के पैदा करदा हालात से भी ज्यादा बदतर है। आप कहते हैं जी कि लाडला बच्चा है आज़ाद कश्मीर। उन्होंने कहा जी आज़ाद कश्मीर एक अलग रियासत है, हमारा कोई बाप नहीं है, तो हम किसी के लाडले बच्चे नहीं हैं। ये आज़ाद कश्मीर के अवाम तय करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना है या नहीं। अगर वो ये इल्हाक करते हैं तो हमें उसमें बड़ी खुशी होगी, हम अवाम की खुशी में खुश रहेंगे। फिर नाज़रीन किसी को इसके ऊपर बात भी नहीं करने देते। DG ISPR जो है उन्होंने
अपनी प्रेस ब्रीफिंग तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को बाउंड भी कर दिया जाता है, मीडिया बेचारा बात ही नहीं कर सकता। अब तलत हुसैन जदा साहब ये हमेशा से जर्नैलों